की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है, जिस तरह से साफ साफ कह दिया है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, हमारी दोस्ती कायम रहेगी। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भी सभी कोशिशों का स्वागत करते हैं और यूक्रेन और रूस को रोकने के लिए जो ये युद्ध है उसको भारत पूरी मदद करेगा। राष्ट्रपति पुतिन के साथ किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि आतंकवाद मानवता पर सीधा हमला है, इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए कहा कि भारत को तेल बेचना जारी रखेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस समिट पर, इस मीट पर टिकी हुई थी कि दोनों नेता जो जिस गर्मजोशी के साथ मिल रहे थे, जिस तरह से इस पूरे दौरे का शुरुआत हुई थी, जिस तरह से इसकी टोन सेट हुई थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है, दोनों की बॉन्डिंग कैसी है, पूरी दुनिया इसको देख रही थी। कार्ड डिप्लोमेसी भी देखी। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री को देखकर चीन, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के होश उड़ गए हैं। राष्ट्रपति भवन हो या फिर हैदराबाद हाउस, दोनों जगहों पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जिस गर्मजोशी से मिले, रूस और भारत को रोकने की साजिश करने वालों को दोनों ने क्या कुछ क्लियर मैसेज दिया, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सलामी लेने के बाद पुतिन ने तीनों सेनाओं की परेड का निरीक्षण किया। फोर कोर्ट में आयोजित औपचारिक समारोह में पुतिन को राजकीय सम्मान दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन में मौजूद दोनों देशों के डेलीगेशन से भी मिले। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दूसरे बड़े लोग मौजूद रहे। इससे पहले भी पुतिन को 6 बार राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन पहली बार अक्टूबर 2000 में भारत आए थे। तब 3 अक्टूबर 2000 को पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसके बाद 4 दिसंबर 2002, 3 दिसंबर 2004 को भी राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। 26 जनवरी 2007 को पुतिन गेस्ट ऑफ ऑनर थे। वहीं 24 दिसंबर 2012, 11 दिसंबर 2014, 6 दिसंबर 2021 को भी पुतिन को राष्ट्रपति भवन में सलामी दी जा चुकी है। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति पुतिन सीधे राजघाट पहुंचे। राजघाट पर पुतिन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने समाधि स्थल पर रूसी झंडे के रंगों में सजे चक्र को चढ़ाया और सिर झुकाकर गांधी जी को नमन किया, जिसके बाद गांधी जी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। पुतिन ने विजिटर बुक में एक विशेष संदेश भी लिखा। उन्होंने महात्मा गांधी के वैश्विक योगदान और उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता पर जोर दिया। पुतिन ने लिखा कि रूस और भारत आज भी उन्हीं सिद्धांतों का समर्थन कर रहे हैं जिनकी कल्पना गांधी जी ने की थी। हैदराबाद हाउस में भी भारत और रूस की 23वीं समिट हो रही है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच देश दुनिया को लेकर बातचीत हुई। भारत और रूस के बीच कई डील पर मुहर भी लगी। और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्चुअली मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की
एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में हैं, तो पूरी दिल्ली को सजाया गया है। जिस रूट से पुतिन आएंगे जाएंगे उसे सजाया गया है। 3 मूर्ति गोल चक्कर है, सरदार पटेल नगर मार्ग, होटल आईटीसी मौर्या के बाहर भारत और रूस के झंडे लगाए गए हैं। जगह जगह वेलकम पुतिन के पोस्टर लगाए गए हैं। ये तस्वीर और ये मैसेज खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका के लिए भी है। ये अमेरिका को सीधा मैसेज है, अब दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। तो इस दोस्ती से हमें क्या मिला, इस दोस्ती से पूरे दुनिया के भीतर क्या संदेश गया है, खासतौर से अमेरिकन बुली और उसके साथियों को क्या मैसेज गया है, और जो महत्वपूर्ण सौदे हुए हैं उससे किस तरह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, और आज के बदले हुए हिंदुस्तान की जरूरत रूस तो है ही, लेकिन रूस की जरूरत हिंदुस्तान भी है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और साफ साफ कह दिया दोनों नेताओं ने, पिछले 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं पुतिन को हिंदुस्तान में लैंड किए हुए, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के मैसेजेस इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है बॉडी लैंग्वेज को, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये दोस्ती जो है वो रॉक सॉलिड है, और जिसको जो सोचना है, जो दबाव बनाना है, बनाते रहिए। ध्रुव तारे की तरह से रिश्ते यूं ही चमकते रहेंगे और दुनिया को रास्ता भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जे के त्रिपाठी जी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिंह जी हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं हमारे साथ। संजय भारद्वाज हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। और दीप्ति तनेजा है हमारे साथ, प्रोफेसर, विदेश मामलों की जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे करते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई दोस्ती जो है वो रॉक सॉलिड है, जिसको जो प्रेशर बनाना हो, जिस तरह की टैक्टिक्स करनी हो कि तेल क्यों खरीदा, S-400 क्यों खरीदा, कहते रहो, हम अपने रिश्ते यूं ही बनाते रहेंगे और वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी एक जगह सीमेंटेड करते रहेंगे। रॉक सॉलिड है, और यूं कहें इंडिया रशिया दोस्ती रॉक्स। इसमें जो आज हुआ है ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ, डील ब्रेकर था, इन द सेंस कि हमने ये देखा कि भारत ने जो रिलायंस थी यूएसए पर कई सारे मामलों में, ट्रेड में, उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। रूस का जो रिलायंस था वेस्ट पर तेल के लिए या अन्य व्यापार के लिए, उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब जो रूसी विदेश नीति में उसको कहते हैं पिवट टू द ईस्ट, अब वो सचमुच शुरू हो गया है। और यही नहीं, जिस तरह के नंबर ऑफ डेलीगेट्स उनके साथ आए थे राष्ट्रपति पुतिन के साथ, 700 व्यापारी, 7 से 8 कैबिनेट मिनिस्टर, रोजाटॉम जो उनके न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है उसके चीफ थे, सेंट्रल बैंक की चीफ थी। तो आप समझ सकती हैं कि हमने जो व्यापार ही नहीं, बाकी जो डिफेंस ही नहीं, व्यापार को भी आगे बढ़ाने की बात की है। लेबर मोबिलिटी पैक्ट किया, यानी लेबर मूवमेंट हो पाएगी, जो ग्रे कॉलर वर्कर हैं कम से कम वो वहां से वहां जा पाएंगे। और वहां इस समय रूस में हुआ क्या है पिनाज जी, कि वहां की जो जनसंख्या है वो कई कारणों से, पहले कोविड था, अब युद्धोपरांत जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी नंबर्स कम होते जा रही है। इसीलिए उनको लेबर की, और खासकर सेमी टेक्निकल प्रोफेशनल्स की, उनको जरूरत ज्यादा हो गई है। उनके अभी भी ज्यादातर लेबर जो है वो सेंट्रल एशिया से आते थे, अब उन पर वो भी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। तो हमारा जो व्यापार घाटा है, जो रुपी और रूबल का जो ट्रेड होता था, उसमें अगर ये लेबर मोबिलिटी एक्ट हो जाएगी तो जो वहां से पैसे जो भेजेंगे, रेमिटेंसेस करेंगे, उनको यहां हम रुपए में दे सकते हैं और वहां रूबल के हिसाब से उनका वहां हिसाब होगा। तो ये जी उस हिसाब से रॉक सॉलिड पहले डिफेंस था, कई मामलों में था, इमोशनल कल्चरल अटैचमेंट उनके साथ था, अब वो फाउंडेशनल बेसिस उसका व्यापार है जो आधार बन गया है। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी भी था। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगातार एक प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे, और इस पूरी मीट ने कहीं ना कहीं अमेरिका के बीच भी संदेश भेजा है। अगले हफ्ते उनका भी डेलीगेशन आने वाला है, जो टैरिफ का पूरा विवाद है। तो हो सकता है कि इस बदलती हुई तस्वीर से, इस बदलते हुए रिश्ते से, और ट्रेड डेफिसिट जैसे हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वहां भी एक स्ट्रॉन्ग स्टर्न मैसेज चला गया है। अमिताभ जी, सर ने जो रुपए रूबल की बात कही है, तो वो भी डी डॉलराइजेशन का जो एक मसला है, और जो पेमेंट का मसला है, रूस के पास एक कैश फ्लो का जो मसला है, कहीं ना कहीं वो भी एक रूस की डिपेंडेंसी है हिंदुस्तान पर। और इसीलिए इस बार रूस के तेवर भी बहुत हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी बहुत ईगर था कि भाई आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं भी दूंगा, फायदा मेरा भी है। ये एक मुद्दा भारत और रशिया के बीच में रहा है। जिस तरीके से हमने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया है वो ज़्यादातर हमने रुपये में किया है,
तो वो जो बैलेंस है जो रुपीज़ का उनके पास में, उसको कन्वर्जन कैसे हो, तो एक ये बात ब्रिक्स में भी चलती थी कि एक अल्टरनेटिव करेंसी क्रिएट किया जाए, जो डी डॉलराइजेशन की जिसकी बात कहते हैं, उसको क्रिएट किया जाए। तो इसका मुझे लगता है कि देखिए, एक तो आप इंपोर्ट करते हैं, आप $100 बिलियन ट्रेड के टारगेट को 2030 तक अचीव करने की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरा पहलू जो ओपन किया, जिसमें अमिताभ जी ने भी ये बात कही कि देखिए, हमने ट्रेड इन सर्विसेज की बात कही, जिसमें ट्रेड में ना केवल सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्सेस का भी वहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, वो जाएंगे रेमिटेंसेस के माध्यम से, वहाँ पे हमारा करेंसी का एक तरीके से एक्सचेंज होगा, बैलेंस होगा। उसमें जो सबसे बड़ा भारत का योगदान रहा है, वो चाहे मिडिल ईस्ट में हो या अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कि हमने सर्विस सेक्टर में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर हुआ, टूरिज्म हुआ, या आईटी सेक्टर, आईटी सॉल्यूशन हुए। तो इसमें भी अगर भारत के लेबर वहाँ पे माइग्रेट करता है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तो वो भी कुछ हद तक जो ट्रेड, जो रुपी और रूबल का जो कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है उस बैलेंस को भी की भरपाई हो पाएगी। एक और जो पहलू कहा कि देखिए, क्या हुआ है, जब से युद्ध शुरू हुआ है, तो अभी तक रशिया यूरोप से इंपोर्ट करता था, वो जो गैप क्रिएट हुआ युद्ध के बाद में, यूरोप से बंद हो गया, तो चाइना से इंपोर्ट करने लग गए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक स्कोप क्रिएट कर दिया भारत के लिए कि जो पेरिसेबल आइटम है, या जैसे फिशरीज है या मीट है, उसको रशिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसमें एक जो प्रोजेक्ट है, जो भारत और रशिया जिसमें इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो सेंट्रल एशिया से, ईरान से होते हुए भारत को कनेक्ट करता है। मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट में भी अगर दोनों देश मिलकर मजबूती से काम करते हैं, तो एक नया एक कॉरिडोर क्रिएट होता है, जो भारत का एक्सपोर्ट रशिया में होगा। तो उससे दो फायदे होंगे। पहली बात, आपने जो रूबल और रुपी का जो एक इम्बैलेंस है, वो खत्म होगा, जो एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है भारत और रशिया के बीच में, क्योंकि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक उसमें भी कुछ हद तक हम उसकी भरपाई कर पाएंगे जी। और एक बड़ा मैसेज दिया आतंकवाद के मुद्दे पर, जिस तरह से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेजेस दिलवाता रहा है अमेरिका, और जिस तरह से मुनीर को लंच पे इनवाइट करता है, तो वहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया है। तो एक स्टर्न मैसेज अमेरिका के लिए है कि भाई, आप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में फर्क भले ही करते रहे, अपने हिसाब से आप टेररिज्म की परिभाषा गढ़ते रहें आज भी, लेकिन यहां पर आतंकवाद मानवता पर सीधा प्रहार है। पीएम मोदी ने इस ज्वाइंट प्रेसर में कहा, आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। तो त्रिपाठी सर, एक स्टर्न मैसेज भी है अमेरिका को कि भाई, जिसने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम में जो कुछ हुआ था, उसके बाद आप मुनीर को लंच पे बुला रहे थे, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज दिलवा रहे थे। आतंकवाद को लेकर जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमारा सच्चा मित्र होगा। जी बिल्कुल। देखिए बिना, रूस तो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है हमारी स्वतंत्रता के बाद से, और रूस ऐसा एकमात्र राष्ट्र है जो कि यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में जब भी हमारे खिलाफ कोई प्रस्ताव आया है, रूस ने उस पर भारत की ओर से होते हुए उस पर वीटो किया है। और रूस कई बार, देखिए, रूस ने आतंकवाद पे, जब वो सुरक्षा परिषद में आतंकवादी घोषित करने की बातें हुई थी, तो वहाँ भी रूस ने हमारे ही साथ खड़ा होकर के ये दिखा दिया है कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। और ये दोस्ती, देखिए, लोग कहते हैं कि 1971 से है, ये 1971 से भी पहले आप जाइए, 50 के दशक में जब हमारे पास हथियार की कमी हो गई थी, हमने अमेरिका से कहा था, उन्होंने कहा PL 480 के तहत हम आपको देंगे, जिसका मतलब ये कि भारत को गेहूं के बदले अमेरिकी विदेश नीति को बिना कंडीशन वो करना होगा, सपोर्ट करना होगा। तब डॉक्टर राधाकृष्णन मॉस्को में हमारे राजदूत थे, उनसे कहा गया, वो गए, क्रुश्चेव से मिले, और क्रुश्चेव ने तब ये कहा कि आप वो सब कीमतें वगैरह छोड़िए, आप हमें बताइए कितनी मात्रा और किस पोर्ट पे आपको चाहिए, कब तक चाहिए गेहूं, हम भेज देंगे। ये था दोस्ती का आलम उस वक्त से। तो रूस के साथ जो हमारी दोस्ती है, आतंकवाद के खिलाफ तो है ही, प्लस हमें हमेशा से रूस ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में, बांध बनवाने में, IITs के लिए रूस ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। और एक चीज़ मैं दोनों प्रोफेसर्स की बात को बढ़ाता हूँ कि जो हमारा व्यापार का मुद्दा है, देखिए, बड़ा डिसबैलेंस है। 68 अरब डॉलर से ज़्यादा का टोटल व्यापार है, जिसमें से हमारी हिस्सेदारी, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 5 अरब डॉलर के करीब है।
और बाकी 63 अरब में से 58 अरब डॉलर के करीब सिर्फ तेल का आयात। तो हमको तेल पर हमें हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हमें और कई चीज़ें, फर्टिलाइज़र जैसे कहा गया, फर्टिलाइज़र यहाँ पर बनाने का कारखाना होगा, MSME में हमें आगे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स वहाँ के, उसके लिए हम आगे आ सकते हैं, IT और ITES के लिए आ बहुत सकते सारे हैं। एवेन्यूज हैं जिनका हम स्कोप कर सकते हैं, लेकिन अगर दोस्ती की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर दीप्ति, जिस तरह से एक वक्त ऐसा आया था कि लगने लगा था कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते चाह रहा है, उसकी तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है, और कई ओपिनियन ये भी थी कि भाई क्या आप अपने ऑल वेदर फ्रेंड रूस को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, या नई दोस्ती बनती है तो लगता है ना नई वाली ज्यादा अच्छी चल रही है। फिर ट्रंप आते हैं, ट्रंप जिस तरह के बयान देते हैं, जो हरकतें करते हैं, उसके बाद ये मुलाकात, हिंदुस्तान का किसी भी दबाव में ना आकर रूस का साथ देना, तो दोस्ती को हमने फिर से जिसे कहते हैं ना सरफेस किया है एक बार से। बिल्कुल पहनाज जी, देखिए भारत ने हमेशा से जो अपना एक इंटरनेशनल स्टैंड रखा है वो मल्टी डायमेंशनल स्टैंड रखा है कि वो केवल एक कंट्री के साथ अपना रिश्ता नहीं बना के रखते, लेकिन साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं खोते हैं। तो उसी चीज को अभी भारत ने रीइंफोर्स किया है कि देखिए मैं दोस्ती का हाथ सबके साथ बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर कोई हस्तक्षेप करना चाहेगा मेरे अंदरूनी मामलों में, मेरे और देशों के साथ क्या रिश्ते रहेंगे, मेरे भारत प्राथमिकता को जो उनका एक मोटो रहता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो मैं वो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं अपनी फ्रेंडशिप्स को रीसेट, रीबूट, जो भी आप कह रहे थे, रीसरफेस, कुछ भी उसको आप टर्म ले लीजिए, लेकिन वो बार बार भारत प्राथमिकता के ही एक मोटो से काम करते हैं। बाकी तीन बड़े बहुत ही इंटेलेक्चुअल मैं बोलूंगी पैनलिस्ट मेरे सामने ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन उसमें एक दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बार बार डेफिसिट की बात हो रही है। तो डेफिसिट में देखिए बहुत एक बड़ा जो पुतिन की तरफ से बयान आया है, पुतिन ने कहा है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत के पास ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का जो एक R&D है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो उस R&D को यूज करके अपनी डोमेस्टिक, अपनी टेरिटरी में वो भारत के R&D से ड्रग्स बनाना चाहेंगे। तो बार बार हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं कि केवल उन्हीं की टेक्नोलॉजी आनी आएगी, हमारी टेक्नोलॉजी वहां जाएगी, हमारे फिनिश गुड्स, फिशरीज वगैरह जैसे सर ने अभी बोला वो सब वहां जाएंगे, हमारी लेबर वहां जाएगी, तो इन सबसे ट्रेड इम्बैलेंस भी कम होता दिखता है। एक न्यूट्रल, एक इक्वल पार्टनर्स की तरह आप आगे जाते हो, क्योंकि देखिए एक सिंबोलिज्म और सब्सटेंस दोनों चाहिए होते हैं जब भी आप अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो सिंबोलिज्म माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल दिखाया, प्रोटोकॉल छोड़ के 4 बारी पहले भी पुतिन आ चुके हैं, लेकिन तब तक मोदी जी उनको रिसीव करने नहीं गए। कल उन्होंने वहीं से टोन सेट कर दी, जब वो उनको पर्सनली रिसीव करने जाते हैं वो एक वार्मथ दिखाते हैं। फिर सिंबोलिज्म में उन्होंने गीता जो रशियन में ट्रांसलेट हुई भी है वो मोदी जी गिफ्ट करते हैं पुतिन को। तो ये सिंबोलिज्म था, और सब्सटेंस इन सबसे जो ये 7 अग्रीमेंट्स बन के आए हैं इन सबसे दिखता है। कॉरिडोर्स की बात हुई है, बेसिकली अमेरिका, चाइना सबको दिखा रहे हैं। देखिए कॉरिडोर बनते हैं तो चाइना को जवाब मिलता है कि लुक हम तुम्हारी टेरिटरी नहीं यूज कर रहे हैं, तुम जो अपना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग और ये BRI बनाते रहते हो, हम उसके पैरेलली अपना एक रास्ता निकाल सकते हैं। फ्रॉम बेलारूस टू इंडियन ओशन की जो बात करी है पुतिन ने, वो साथ साथ जो बार बार अमेरिका को जवाब दे रहे हैं कि अब हम फ्यूल का तो आयात निर्यात बंद नहीं करेंगे। तो ऑल दिस इज सब्सटेंस कंबाइंड विद सिंबोलिज्म है, और एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक मैसेज भी है। जिस तरह से ट्रंप जो हैं वो डिपोर्ट कर रहे थे हमारे लोगों को, वीजा पे लगाम लगाने की बात कर रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी लगातार दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें प्रोफेसर मेहताब, यहाँ पर एक मैसेज वहां भी है कि देखिए अकेले आप नहीं हैं, ठीक है आप सर्वशक्तिशाली हैं, आपकी तकनीक बहुत बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनफ बिग डैडी नहीं बनेंगे। अब आप बुली करेंगे तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस रूस है, ट्रेड डेफिसिट पहले से ही कम था, और अब मैं उसको बढ़ा के एक अपनी पैरेलल मार्केट खड़ी करूंगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर प्राइमरी गुड्स में भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, चाहे होजरी हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे वैसे सामान, सर्विस सेक्टर हमारी बहुत उन्नत है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास लेबर जो जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को हम एनकैश कर सकते हैं, जो अब तक हमने वेस्ट के साथ एनकैश किया है वो रूस के साथ भी कर सकते हैं। और उसी का एक पहल आपने बहुत अगर ध्यान से सुना हो प्रधानमंत्री
मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का भाषण, उसमें दो चीजों की बात की राष्ट्रपति पुतिन ने। एक था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा कि मिनिमम कस्टम्स ड्यूटी लगेंगे और हम एक दूसरे के गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस पर बात काफी आगे बढ़ चुकी है। दूसरा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, EAEU कहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर पूर्व सोवियत संघ के राज्यों द्वारा बनाया गया है और इसमें 5 सदस्य हैं। रूस है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और आर्मीनिया है। उसको भी भारत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसमें सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं होगा, जो आवर्जन है, जो इमिग्रेशन है, उसमें भी सहूलियत होगी। तो हमारे पास एवेन्यूज बहुत हैं और इसीलिए बार बार पुतिन जब अपने स्पीच में बोल रहे थे, उन्होंने ट्रेड को, इकोनॉमिक लिंकेजेस को बहुत ज्यादा तरजीह दी थी। हमारे यहां अब तक हम ये मानते हैं कि आवारा से लेकर डिफेंस तक, यानी हम उसी पर अटके हुए थे। लेकिन ये जो है एक मील का पत्थर, ये विजिट खास करके जब ट्रंप की टैरिफ हम झेल रहे हैं, उनकी टैरिफ पॉलिसीज हम झेल रहे हैं। दूसरा, रिसीविंग एंड पे अमेरिका के इस समय रूस भी है, वेस्ट के रूस भी है और रिसीविंग एंड के अमेरिका पे भारत भी है। तो हमारी कॉमनैलिटी हो गई है बहुत चीजों में, हम उसको एनकैश करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। और राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। और थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग भी करनी पड़ती है ना, कि जब एक दोस्त जो है वो ये सोच रहा हो कि मैं ही अकेला हूं, मेरे बिना इसका चलेगा नहीं, तो थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग भी करनी पड़ती है कि देखो तुम्हारे साथ भी पार्टी हो सकती है, दूसरे के साथ भी हो सकती है। और वो आर्म ट्विस्टिंग ट्रंप हमारे साथ कर गए थे, अब वो उनको, मैं बता रहा हूं, अब उनको वो महंगा पड़ेगा कि हमने रूस नहीं, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स भी खोज लिए हैं। अभी जो ट्रेड फिगर्स आए थे उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन भाग के हमारे पास आया FTA करने के लिए, फाइनल करने के लिए। यूरोपियन यूनियन से हमने FTA किया है, एक ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स है यूरोप का, उन 4 देशों के साथ उनसे हमने FTA किया, एक्सटेंडेड FTA किया है। यानी भारत विविधता ला रहा है। ट्रंप उसी लकीर के फकीर हैं कि हम जो है सो कोलंबिया पे बॉम्बिंग कर देंगे, हम वेनेजुएला पे बॉम्बिंग कर देंगे, और वो दिखाते रहते हैं इस तरह से कि उनको ट्रेड का फायदा हो। भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगा, हम सब जानते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत जैसा उन्नत राष्ट्र जो कमर्शियली, इकोनॉमिकली काफी एडवांस कर रहा है, आप फिगर्स देख लीजिए, 8.2% हमारा ग्रोथ रेट है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है किसी भी देश के लिए। तो हम उसको डाइवर्सिफाई करके रूस के साथ अपनी जो कोऑपरेशन है उसको और बदलते वक्त में जिस तरह से पुतिन ने साफ कहा कि भाई ये 77 साल पहले का हिंदुस्तान नहीं है, बदले हुए हिंदुस्तान को उसी तरह से, उसी इज्जत के साथ, उसी तरजीह के साथ आपको ट्रीट करना सीखना होगा। और ट्रंप जितनी जल्दी ये समझ जाए उनके लिए भी बेहतर है। सर, यहाँ पर संजय भारद्वाज जी ये समझाइए कि अभी जो आपने पूरा इस पूरे समिट को भी देखा है, अब स्टेट डिनर बाकी रह गया है, दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से लेकर, स्टेट्समैन से लेकर, जो समझौते हुए हैं उनसे लेकर, आपके लिए एक आम आदमी के लिहाज से सबसे मेजर टेकअवेज क्या है, अगर मैं कहूँ टॉप 3? देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो एक इशू आता है कि अभी तक रशिया और इंडिया का, भारत और रूस का एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रिफ्लेक्ट होता था कि हमारा बहुत पुराना दोस्त है, और मैं कहूँगा ये जो फ्रेंडशिप है एक तरीके से आयरन क्लेड फ्रेंडशिप हो गया और मजबूत हो गया। इसमें जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो लीडरशिप को जाता है, और जिस तरीके से पुतिन ने अपनी लीडरशिप पूरा यूरोप में और दुनिया को दिखाई है पिछले कुछ वर्षों में, वही हालात कि भारत में भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई है। और उसका साफ साफ उदाहरण कि जो भारत की विदेश नीति है, एक तरीके से बहुत यथार्थवादी एक विदेश नीति उभर के आई, जिसमें हम सीधा सीधा कहते हैं कि हमारी विदेश नीति इंडिपेंडेंट विदेश नीति है, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार की हुई है, लेकिन उसका जो पोस्चर है और अप्रोच है वो मल्टी अलाइंड अप्रोच है कि हमने अमेरिका जिस तरीके के पोस्चरिंग कर रहा है। देखो, एक बात मैं यहाँ पे और साफ कहना चाहता हूँ कि अभी तक ये एक परसेप्शन बनाया गया था कि इंडिया ने अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली है, इंडिया अमेरिका की तरफ बढ़ गया। नहीं, उल्टा था। जब 2000 में बेसिकली अमेरिका ने भारत की तरफ हाथ बढ़ा के दोस्ती किया, और उसी ने ही अभी ब्रीच किया कि जिस तरीके से जो ट्रेड टैरिफ लगाया 25% बढ़ा देंगे, भारत ने उसके सामने नहीं। जो क्लिंटन ने दोस्ती की शुरुआत की थी, जो रिश्ते धीरे धीरे उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की थी, जिसे बुश ओबामा ने जारी रखा, ट्रंप ने आके उसमें एक तरह से
डिरेल कर दिया, उसे पंचर कर दिया। और हमने मैसेज दिया दुनिया को कि नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम ऑयल के इंपोर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। और देखिए ये भी यहाँ तक स्टेटमेंट है कि अमेरिका रशिया से इंपोर्ट करता है तब कोई बात नहीं है, लेकिन भारत अगर अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका को ऑब्जेक्शन है। ये जो दोहरा मापदंड है आतंकवाद पे, दोहरा मापदंड है टैरिफ और ट्रेड पे, जो एक दोहरा मापदंड दुनिया के जो बाकी इश्यूज है, चाहे ह्यूमन राइट्स हैं, डेमोक्रेसी हैं, ये अमेरिका का ये मुखौटा सामने आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप उभर के आई है कि देखिए एक आइसोलेशन में नहीं है रशिया, ये एक मैसेज दुनिया को दे दिया, लेकिन भारत ने भी एक मैसेज दे दिया अमेरिका को और वेस्ट को दे दिया कि देखिए भारत एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखता है। और भारत भी निश्चित रूप से जो रेस्ट है, जो वेस्ट के खिलाफ जो रेस्ट है और जो उसको आप कहते हैं कि वो फ्रेगमेंटेड है, और एक तो भारत भी उस दौड़ में और स्ट्रांगली उभर के आया जो मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड की बात करता है, यूएन रिफॉर्म की बात करता है। और भारत की जो लीडरशिप साफ साफ दिख रही है, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम में हो, चाहे वो रशियन इश्यूज में हो। लेकिन एक बात साफ साफ मोदी जी ने जो रखा कि देखिए अभी भी हम शांति के दूत हैं, और पुतिन को महात्मा गांधी जी के वहां पे ले जाया गया, राजघाट ले जाया गया, मैसेज दिया गया कि हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम अहिंसा के सिद्धांतों को, भारत के जो इथोज हैं उनको हम आगे गीता भी दी है, गीता भी दी है। आप सोच लीजिए, मतलब राजघाट भी ले गए हैं, गीता भी दी है। साफ साफ कहा ये बुद्धा का देश है, ये महावीर जैन का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, और ये हम वसुधैव कुटुंबकम की धर्म युद्ध का भी तो देश है। और अभी तो मोदी ने कंफ्यूज कर दिया उन्हें। हाँ, त्रिपाठी सर ये क्या डिप्लोमेसी है? हाँ, शांति का संदेश है, गीता भेंट है, और राजघाट पर बापू को नमन है। गीता में कृष्ण ने कहा है, अगर आप ओरिजिनल गीता पढ़े या रामधारी सिंह दिनकर का भी वो करें, कि उन्होंने कहा कि हम शांति के का दूत बन के आए हैं, हम शांति चाहते हैं, आप 5 गांव दे दीजिए और आप शांति से रहें, हम शांति से रहें। अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो ठीक, नहीं रहना चाहते, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो युद्ध भी होगा और युद्ध में हम जीतेंगे। तकरीबन वही बात पुतिन ने आने से पहले कही कि हमें 5 चीजें दे दीजिए, डोनेट्स्क, वो लुहांस्क, ये ज़पोरिज़िया और क्राइमिया, ये सब डोनेट्स्क और डोनबास, ये 5 दे दीजिए। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आप युद्ध पे आमादा हैं तो हम युद्ध करेंगे और देखेंगे कि उसको अंत तक ले जाएं। तो ये एक तरह से गीता का ही संदेश, मैं नहीं कहता कि वो कृष्ण भगवान की तरह है, लेकिन एक तरह से ये गीता का संदेश जो है उसी को पुतिन ने क्योंकि डिप्लोमेसी में गिफ्ट जो होते हैं ना वो भी बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं, बहुत सिंबोलिज्म होता है उनका। आप जानते हैं कि जब भी कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लेकर आ रहा है और क्या उसको दिया जा रहा है, ये सब कुछ प्लान होता है, उस पर रिसर्च होती है, सोच के दिया जाता है। और किस स्टेट का दिया जा रहा है ये भी, जब कभी गिफ्ट आर्टिफैक्ट्स दिए जाते हैं तो भी सोच समझ के दिए जाते हैं। आपने देखा होगा G20 की जब हमने वो की थी तो हमने क्या क्या गिफ्ट दिया था उनको, उनके देश के लिए जो समीचीन हो वो हमने गिफ्ट दिए थे। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पहली बार हुआ। वैसे आप पुतिन के और फोटो देखें या वीडियो देखें तो पुतिन का बड़ा स्टर्न फेस रहता है, लेकिन यहाँ पर एक नेचुरल वो था। और पुतिन इतने खुश नजर नहीं आते जितने खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं रात से उतरने के बाद। पुतिन ने अपने डाचा में पीएम मोदी को इनवाइट किया था। पीएम ने पहले बार ये प्रोटोकॉल से बाहर जाकर के, आमतौर पे ये होता है कि पीएम जो है वो राजकीय स्टेट डिनर में मिलते हैं या मीटिंग्स में मिलते हैं, लेकिन उससे बाहर जाके अपने घर में उन्होंने पीएम हाउस में डिनर कराया। और ये भी देखिए कि नॉर्मली प्रोटोकॉल जो भारत सरकार का है वो है किसी जूनियर मिनिस्टर को डिप्यूट कर दिया जाता है, मिनिस्टर इन वेटिंग, वो एयरपोर्ट पर रिसीव करता है डिग्निटरी को और बाद में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री खुद गए। ये सारे जेस्चर जो हैं ये दिखाते हैं कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज नॉट लाइक द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, क्योंकि ट्रम्प का तो हमें पता चल चुका है कि ट्रम्प जो अनप्रेडिक्टेबल है, उनको बेचारे को खुद ही नहीं पता कि वो कब क्या बोल दें, खुद ही अंदाजा नहीं होता उनको। ऐसा कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कोई स्टेटमेंट देते थे तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी रहती थी और हर कोई उसे इंटरप्रेट करता था। आजकल स्टेटमेंट आती है तो कहते हैं ट्रम्प ने फिर से बोला है। तो ये तो हालात हो गए हैं। स्टेटमेंट के बाद फिर उनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसमें लीपापोती करता है, कुछ वो करने की। बहरहाल अब जब ट्रम्प की इतनी बात चली ही है तो जरा 2 लोग, मुनीर साहब जिन्होंने ट्रम्प साहब के साथ बैठ के लंच किया था, और ट्रम्प साहब खुद, जब व्हाइट हाउस पूरा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होगा
तो क्या कुछ वो इंटरप्रेट कर रहे होंगे इससे प्रोफेसर दीप्ति? देखिए, जो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही, पाकिस्तान की तो देखिए हम बात ही बार बार करते हैं, पाकिस्तान अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली जो अमेरिका चाइना ये उनका गिनी पिग बना हुआ है उनके मिसाइल टेस्टिंग के लिए, उनकी पावर दिखाने के लिए। तो मुनीर का तो क्या ही हाल होगा, मुनीर तो अभी भी शक्ल ताक रहा होगा, भाई चाइना बता दो अब क्या करना है, अमेरिका बता दो अब क्या करना है। बेसिकली जो बात है कि अमेरिका को एक करारा जवाब मिला है। अमेरिका जो बार बार, जैसे सर ने भी कहा कि अगर हम रामधारी दिनकर की बात करें कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये एक पतन तो होना ही था अमेरिका का। ट्रेड साइकिल्स में भी बात करें तो धीरे धीरे आते, मैं तो इसको ऐसे देख रही हूं पहनाज कि ये एक ट्रंप ने अपनी हरकतों से कैटलिस्ट का काम किया है कि जो शायद आज से 10-15 साल बाद आता वो पहले ही आ जाना। प्रोफेसर दीप्ति, आपको रोक रही हूं क्योंकि एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, हमारे को क्या मिला, क्या समझौते हुए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस पूरे दौरे पर इस बात को लेकर भी टिकी हुई हैं कि क्या हम रूस यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई जारी है उसे रुकवाने के लिए मध्यस्थता का काम कर सकते हैं। युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका मध्यस्थता करता रहा, फेल होता रहा। जंग रुकवाने के लिए ट्रंप पुतिन से मिल भी चुके हैं, लेकिन पुतिन ट्रंप को नो कह चुके हैं। पुतिन दिल्ली में है और दिल्ली में भी रूस यूक्रेन जंग पर बात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से क्या कुछ कहा है, पुतिन ने जंग रोकने पर क्या जवाब दिया है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध का रास्ता दिल्ली से निकलने वाला है, समझिए इस रिपोर्ट में, फिर इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति बिल्कुल क्लियर है, भारत जंग नहीं शांति के पक्ष में है। ये बात मोदी ने पुतिन के सामने पूरी दुनिया को बता दी। यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर मोदी और पुतिन पर है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और यूक्रेन में मीडिएटर का किरदार निभा रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है, क्या मोदी पुतिन की बातचीत में यूक्रेन युद्ध का रास्ता निकलेगा? क्या यूक्रेन रूस में जंग बंद होगी? यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस सवाल का जवाब आज हैदराबाद हाउस में नजर भी आया, जब पुतिन और मोदी आमने सामने बैठे थे। मोदी ने पुतिन के सामने साफ साफ बोल दिया, यूक्रेन युद्ध पर भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता। विश्व के कल्याण के लिए एक ही रास्ता है और वो है शांति। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मोदी ने पुतिन के सामने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि यूक्रेन युद्ध पर पहली बार नहीं है जब भारत ने अपना रुख साफ किया हो। मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर भारत रूस में लगातार बात होती रहती है। मोदी ने कहा कि मिलकर शांति के रास्ते तलाशने होंगे। जब मोदी बोल रहे थे, शांति और विश्व कल्याण की वकालत कर रहे थे, तो पुतिन भी मोदी का एक एक शब्द समझ रहे थे। पुतिन को भारत का रुख समझा रहे थे। आज का समय युद्ध का नहीं है,
इसीलिए पुतिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी कहा रूस भी शांति चाहता है। मोदी और पुतिन के बीच दोस्ती कितनी गहरी है, ये बात पुतिन और मोदी के बयान से साफ झलक रही थी। मोदी ने पुतिन को विजनरी लीडर बताया। पुतिन भी कहने से नहीं चूके कि मोदी की वजह से भारत और रूस के रिश्तों में मजबूती आई है। यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के डोनबास और डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। स्लोवियांस्क शहर पर दनादन गोले बरसा रही है। यूक्रेन में कई शहर तबाह हो गए हैं, खंडहर हो गए हैं। रूस की आर्म बटालियन यूक्रेन के अहम ठिकानों को बर्बाद करने में जुटी है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन के शहरों पर अपना कंट्रोल करती जा रही है। यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे रूस ने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ पूरा लुहांस्क, डोनेट्स्क का 80% से ज्यादा हिस्सा रूस के कंट्रोल में है। खेरसॉन और जेपोरेजिया का लगभग 75% और खार्किव, सुमी, माइकोलाइव शहरों के कुछ हिस्सों पर रूस का नियंत्रण है। डोनेट्स्क का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। रूस भी जंग खत्म करना चाहता है, यूक्रेन भी युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। पुतिन ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 2 सूबे डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस के हवाले कर दे, तभी जंग खत्म होगी। लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं, तो ज़ेलेंस्की का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है। जब वो रूस के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से बात करेगा। अब देखना यह है कि पुतिन के भारत दौरे के बाद ज़ेलेंस्की के डेलीगेशन की शांति वार्ता को लेकर क्या रणनीति होगी। प्रोफेसर दीप्ति, जो आप बात कह रही थी उसे पूरा करें, और ये जो युद्ध रुकवाने का रास्ता नई दिल्ली से हम होप कर रहे हैं कि जा सकता है, क्योंकि अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, पुतिन से भी अच्छे संबंध हैं, और ज़ेलेंस्की भी हम ही से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितना आप बुलिश हैं उसको लेकर? देखिए पहनाज, युद्ध रुकवाना एकदम इतना कोई जैसे ट्रम्प क्लेम करते हैं कि एक जादू की छड़ी नहीं है कि ओवरनाइट आपने एक ट्वीट करा और उससे युद्ध रुक गया। ट्रम्प तो ऐसे ही सोचते हैं। ट्रम्प ऐसे कहते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो उसके लिए आपको बकायदा मध्यस्थता करनी पड़ती है, दोनों को बीच टेबल पे लाना पड़ता है।